हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स और उनका एनालिसिस। तो गाइस, 20 से लेकर 25 जून के बीच में जो टॉप 10 करंट अफेयर्स रहेंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं हर 6 डेज़ के बाद वीकली एनालिसिस लेके आया करूँगा, जो कि टॉप 10 या 15 जो भी रहेंगे वो हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया करेंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है महेशराम ब्रेक्स चेरापूंजीज रिकॉर्ड एज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड था चेरापूंजी के पास। ठीक है, चेरापूंजी का जो रिकॉर्ड था ईयरली पर एनम पूरे साल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने का, वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था महेशराम। लेकिन पर डे एक दिन यानी 24 हावर्स के बीच में जो रिकॉर्ड था वो अभी भी चेरापूंजी के पास था, जो जून 1966 से चलता आ रहा था। लेकिन महेशराम जो कि मेघालय में है, चेरापूंजी जो भी मेघालय में है, मतलब ये आगे पीछे जो इन दोनों प्लेसेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये दोनों महेशराम और साथ में चेरापूंजी ये दोनों मेघालय में ही आते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि आपको ये रिकॉर्ड याद रखना है जून 1966 का। और आपको बताना है कि यहाँ पे जो रेनफॉल हुआ है पर 24 हावर्स में वो कितना हुआ है, 39.51 इंचज़, जिसको में भी इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है, द रीज़न हैज़ ब्रोकन चेरापूंजीज रिकॉर्ड एज द वेटेस्ट। अब जो ये रिकॉर्ड है महेशराम ने ये ब्रेक कर दिया है। ये करंट अफेयर आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछा जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है इंडियन आर्मी नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर। ठीक है, जो कि एक स्कीम चलाई गई है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने, अग्निपथ स्कीम। ठीक है, आपने देखा होगा उसके रिगार्डिंग बहुत से प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो वही ये स्कीम है जिसमें अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा। अग्निवीर कौन होंगे? जिनको 4 ईयर के लिए वहाँ पे सर्विस में लिया जाएगा और उसके बाद उनको वॉलंटरली, या बोल सकते हैं कि खुद को वॉलंटरली तो नहीं है, उनको खुद ब खुद उनको वहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा। और उनके जो टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे उनमें से, जैसे अगर टोटल सोच लो 100% वो रिक्रूट होते हैं, तो उसमें से 25% जो होंगे उनको लिया जाएगा आगे मेन स्ट्रीम यानी मेन बटालियंस में। ठीक है, तो बाकी जो 75% होंगे उनको कर दिया जाएगा रिटायर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अग्निपथ स्कीम कब लॉन्च हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। ये लॉन्च हुई थी जून 2022 को। 20 जून 2022 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लगभग 11+ स्टेट्स में इसके रिकॉर्डिंग प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि ये इसको विड्रॉ कर दिया जाए स्कीम को, लेकिन अभी तक इसमें विड्रॉ के रिकॉर्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो और जो इस स्कीम में, अग्निपथ स्कीम में आपको याद रखना है वो ये है कि इसके लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए थी 21 ईयर्स। ठीक है, बाद में अब इसको बढ़ा के कर दिया है 23 ईयर्स। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनको जो ये इनकी सर्विस रहेगी इसमें सब वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आर्मी मेंस को मिलती हैं। ठीक है, इस सेकेंड नोटिफिकेशन में जो बोल सकते हैं सेकेंड करंट अफेयर है, इसमें इतना ही था। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट, वो है यूएस बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, आपको पता होगा कि यूएस जो था वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर था। फर्स्ट कौन था इससे पहले? चाइना जो था वो फर्स्ट था इंडिया का, अगर देखा जाए, ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन अब जो यूएस का ये जो रिकॉर्ड है ये यूएस ने तोड़ दिया है, इन्होंने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, एज पर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द यूनाइटेड स्टेट्स has become India's largest trading partner।
सरपासिंग चाइना को पीछे छोड़ के इन्होंने नंबर 1 पोजीशन ले ली है। और आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है कि इंडियाज़ ट्रेड एक्सपोर्ट टू यूएस इंक्रीज्ड फ्रॉम, ठीक है, जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं, एक्सपोर्ट्स यानी कि जो हमने वहाँ से वहाँ पे सेंड किया है, वहाँ पे भेजा है सामान, वो पहले था 51.62 बिलियन, अब वो हो चुका है 76.11 बिलियन यूएसडी, ठीक है। और जहाँ तक बात है इंपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स यानी कि जो हम वहाँ से मंगवाते हैं वो पहले 29 बिलियंस का होता था, अब जो कि वो हो चुका है 43 बिलियंस का, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल में देखा जाए तो अभी भी इंडिया को इसका बेनिफिट ही है, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट्स में उनको ज़्यादा कर रहा है और इंपोर्ट में अभी भी वैल्यू कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट में नहीं रहेगी, इंडिया यहाँ पे बेनिफिट में रहेगी। चाइना के साथ जो है इंडिया हमेशा ट्रेड डेफिसिट में ही रहती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यूएस में जो इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स जो वहाँ से मंगवाते हैं हम, वो वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यूएस बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इसके बाद है 4th हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, रुचिरा कंबोज अपॉइंटेड एज इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इससे पहले कौन थे, तो याद रखना है आपको, इससे पहले जो इंडिया के यूएस रिप्रेजेंटेटिव थे, जो आपने देखा भी होगा, जो वोटिंग में पार्टिसिपेट करते थे यूएन में, जब बात होती थी यूक्रेन इशू के रिलेटेड, तो इंडिया ने जब भी उसमें से एब्सट्रेन किया था, वोट नहीं किया था, तो वो वहाँ पे आपको नाम देखने को मिलता होगा TS त्रिमूर्ति जी का। अब वो उनकी जगह पे जो रुचिरा कंबोज जी हैं, इनको अपॉइंट कर दिया है इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है। और आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है ये पोजीशंस रुचिरा कंबोज को दी गई है। ये ऑल इंडिया वुमेंस टॉपर रही थी 1987 सिविल सर्विसेज बैच में, और साथ में इन्होंने टॉप किया था 1986 फॉरेन सर्विसेज बैच में, ठीक है। जैसे IAS होता है, उसी में एक IFS भी होता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, उसमें इन्होंने टॉप किया था। तो आपको ये याद रखना है, TS त्रिमूर्ति अभी UN के इंडिया की तरफ से भेजे हुए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, अब रुचिरा कंबोज हैं, ठीक है। इसके बाद जो 5th हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है द्रौपदी मुर्मू इज़ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ BJP लेड NDA। आपको ध्यान रखना है, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको BJP ने, यानी जो NDA फ्रंट होता है, उन्होंने इसको अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है नियुक्त कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं वो आने वाली हैं। इससे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद जो हैं, वो अभी भी क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। वो दलित समाज से आते थे, लेकिन मुर्मू जी जो हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये फर्स्ट वुमेन होंगी, शी विल बिकम, मैं आपको बताता हूँ, she will become the first president of India to belongs to the tribal background, अगर वो यहाँ पे इलेक्ट होती हैं, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो इसकी इलेक्शन करवाता है प्रेसिडेंट की। अगर वहाँ पे ये सफल हो पाती हैं तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगी इंडिया की, जो कि ट्राइबल बैकग्राउंड से होंगी। और आपको ध्यान रखना है, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये बिलोंग करती हैं उड़ीसा के मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखने के लिए था पॉइंट्स। इसके बाद जो हमारा 6th इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है इस वीक का, तो उसमें है वाणिज्य भवन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। वाणिज्य, जो आपको नहीं पता होगा अगर वर्ड, तो वाणिज्य का मतलब होता है ट्रेड एंड कमर्स से रिलेटेड, ठीक है, कॉमर्स। तो यानी जो इंडिया ने बिजनेस सेक्टर में किया है वो सब। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है एक न्यू प्रेमिसेस, जिसमें वो एस्टेब्लिश करेंगे वाणिज्य भवन को, ठीक है। वाणिज्य भवन ऑन जून 23 को ये इन्होंने इसकी क्या की है, इनॉग्रेट किया है इसको। ये जो बिल्डिंग है, द बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड
near India Gate and is designed as a smart building that incorporates the principles of sustainable architecture। ठीक है, ये सब उन्होंने इसमें बातें कही हैं कि ये बिल्डिंग जो है ये कंस्ट्रक्ट की जाएगी इंडिया गेट के पास में, और साथ में ये एक स्मार्ट बिल्डिंग होगी। बहुत से फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए होंगे क्योंकि ये आफ्टर ऑल बिज़नेस के लिए है तो होना भी चाहिए, और इसका मेन फोकस रहेगा एनर्जी सेविंग्स के रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर वो है ब्लैक स्वान इवेंट। आपने सुना होगा, बहुत बार ये न्यूज़ में आता रहता है, इस बार ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। असली में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक स्वैन होता क्या है, ये इवेंट है क्या, कैसे नाम पड़ा इसका। तो गाइस आपने देखे होंगे स्वैन्स यानी कि हंस, ठीक है, जिसको हिंदी में हंस बोला जाता है। तो वो ब्लैक स्वैन्स जो हैं वो होते ही नहीं हैं। ठीक है, आपने कभी ब्लैक स्वैन नहीं देखा होगा। ठीक है, असली में वाइट ही कलर के होते हैं ये। लेकिन हुआ यूँ कि एक बार टूरिस्ट जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में यात्रा में गए हुए थे, वहाँ पे जो उनको एक टूरिस्ट को ब्लैक स्वैन दिखा। ठीक है, वो बिल्कुल रियल न्यूज़ थी कि उसको एक ब्लैक स्वैन वहाँ पे दिखा। लेकिन बाद में जब उसने ये बात सबको बताई तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो होता ही नहीं है, ब्लैक स्वैन तो होता ही नहीं है, ये हमेशा वाइट कलर का ही रहता है। ठीक है, तो उसी से इस इवेंट का नाम पड़ा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक स्वैन इवेंट है क्या असली में। तो ये है, इट इज़ ए रेयर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स that comes at a surprise has a significant impact on the society of the world। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये एक रेयर केसेस में आता है, मतलब कोई ऐसा इसमें पता नहीं होता कि ये होगा या ना होगा, एक अनप्रडिक्टेबल इवेंट होता है ये, लेकिन सरप्राइज़ के रूप में ये आता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है इसका सोसाइटी और साथ में वर्ल्ड पे इसका। असली में ये इवेंट तब आता है जब कोई आर्थिक मंदी यानी अगर कोई स्लोनेस आने वाली हो, अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक में, तो तब ये बताया जाता है कि जो ब्लैक स्वैन इवेंट है ये आ सकता है। ठीक है, तो इसका कोई आने का 100% चांसेस नहीं होते हैं, इवन 50-50 भी नहीं होते हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कोई भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्राइजेज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं, उसका कारण एक ये भी है जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। ठीक है, बहुत सी ऐसी कमोडिटीज़ थी जो रशिया एंड साथ में यूक्रेन जो थे वो प्रोड्यूस करते थे, जिसके ऊपर वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज़ डिपेंड थी। लेकिन इस इवेंट से उन्होंने जो वहाँ पे वार हुई है तो इस इवेंट के आने के चांसेस हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया है कि इंडियन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लेटेस्ट बुलेटिन में कि एन आर्टिकल दैट टाइटल्स कैपिटल फ्लो एट रिस्क, जो कैपिटल फ्लो है वो रिस्क में है, कभी भी वो हो सकता है कि वो फ्लो कर जाए। इंडियाज़ एक्सपीरियंस क्वेश्चन अबाउट एन इवेंट। असली में ये बताया जा रहा है कि इंडिया को सतर्क रहना चाहिए, इंडिया का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ये कभी भी आ सकता है ये इवेंट। और इसमें बोला गया है कि लगभग आउटफ्लो हो सकता है 100 बिलियन यूएसडी डॉलर से लेके 7 या फिर बोल सकते हैं अगर इंडियन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो 780 करोड़ तक का। ठीक है, तो इस इवेंट में अगर आपको समझ आ चुका है तो नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। दिनकर गुप्ता अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ एनआईए। एनआईए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं दिनकर गुप्ता जी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इससे पहले ये क्या थे, तो ये थे डीजीपी दिनकर गुप्ता, पंजाब के डीजीपी थे ये इससे पहले। अब इनको अपॉइंट किया गया है डीजी ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन सी पोस्ट यहाँ पे होल्ड करेंगे, तो ये एनआईए के चीफ होंगे। कब से लेके 31 मार्च 2024 तक रहेंगे ये। ठीक है,
31 मार्च 2024 तक ये रहेंगे। और आपको याद रखना है कि ये भी 1987 बैच के IPS ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है। इंडियन पुलिस सर्विसेज के 1987 बैच के ये ऑफिसर्स रह चुके हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसमें बताया गया है कि मंकी पॉक्स डिक्लेयर्ड एज द पब्लिक एमरजेंसी, ठीक है। ये किसने बोला है? तो ये फ़िलहाल इनिशियल स्टेज में जो WHO की ही एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क, उसने ये बोला है कि जो मंकी पॉक्स है इसको पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए। The coalition of the scientists stated that they considered the monkeypox outbreak a pandemic. उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ साइंटिस्ट ने एक कोalition मतलब मिलके एक स्टेटमेंट दी है कि जो मंकी पॉक्स आउटब्रेक है इसको पेंडेमिक घोषित कर देना चाहिए। और साथ में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है टू मेक ए WHO को भी ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये एक पेंडेमिक इसको घोषित कर देना चाहिए। ये किसने बोला है? वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क के कुछ साइंटिस्ट ने, ठीक है। क्योंकि जो फाइनल डिक्लेरेशन होती है वो WHO ही करता है, ये आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद लास्ट हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन लूजेस मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ठीक है। आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, उनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन। तो वहाँ पे अब इलेक्शन होने वाली थी, इलेक्शन हुई वहाँ पे, लेकिन उस इलेक्शंस में जो इनकी पार्टी थी जिसका नाम था लेफ्ट विंग एलियंस, उसने मैक्सिमम वोट तो वहाँ पे गेन कर लिए, लेकिन एक चीज़ में उनसे त्रुटि रह गई, इसमें बोल सकते हैं कि कमी रह गई। वो ये थी कि उनको इसमें मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, ठीक है। मेजॉरिटी यानी 50+ से ज़्यादा जब वोट किसी को मिल जाते हैं तो उसको मेजॉरिटी मिल जाती है, लेकिन उनको यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। दिस हैज़ थ्रोन फ्रेंच पॉलिटिक्स इन टर्मोइल एंड आल्सो रेज द क्वेश्चन ऑफ लेजिस्लेचर एंड मिस कोएलिशन। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस वजह से वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी फॉर्मेशन में एक तरह से रुकावट आ गई है। और आपको याद रखना चाहिए कि अब वहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट बनने के आसार दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही था। ये जो थे ये हम वीकली बेसिस पे डिस्कस किया करेंगे, जो भी टॉप 10 MCQs या फिर 1-लाइनर क्वेश्चंस रहा करेंगे करंट अफेयर्स के। तो आपको इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।